हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और आप मुझे देख रहे हैं हमारे अपने चैनल आरटी एकेडमी पर। आरटी एकेडमी पर हम कर रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी का ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज, यानी पूरे साल का कोर्स हम करेंगे आरटी एकेडमी पर। बोर्ड एग्जामिनेशंस पर ध्यान दे रहे हैं, किसी कंपटीशन की तरफ नहीं जा रहे हैं, भटका नहीं रहे हैं आपको। फोकस रहिए बोर्ड पर और पढ़ाई करिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का वो पार्ट पढ़ रहे हैं जो रिड्यूस है, जो हमारे कोर्स में आ रहा है। बस कहानी आज की म्यूचुअल इंडक्टेंस की है और एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर की। तो चलो एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर की बातें करते हैं। हमारे पास एक सेल्फ इंडक्टेंस वाली कहानी है, कुछ वैसा बोल देते हैं। और जैसा हमने डायग्राम इसके लिए बनाया है वैसा बना लेते हैं। इसके अंदर मान लेते हैं करंट आई, और आप जानते हैं कि इसमें सेल्फ इंडक्टेंस का फिनोमेना तभी आएगा या फिर इंडक्टेंस तब आएगी जब इसमें करंट चेंज होगा, क्योंकि करंट के चेंज होने से फ्लक्स में चेंज आएगा और फ्लक्स के चेंज होने से फैराडेज लॉ के हिसाब से ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ये केस तभी बनेगा, इसलिए हम इसमें करंट का फंक्शन नहीं लिख रहे हैं, बट आपको मान के रखना है कि करंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ना भी चेंज हो। तो कम से कम इतना तो है ही ना कि करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, और साहब अगर करंट ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रखी है तो ये तो फिक्स होता है ना कि हमारे इंडक्टर के अंदर से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। और मैग्नेटिक फील्ड जा रही है तो आपको क्लियर है कि यार मैग्नेटिक फील्ड हो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, अल्टीमेटली है तो एनर्जी स्टोर करने के तरीके। इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक एनर्जी, यही तो है। अच्छा, अगर सिर्फ यही है और सिर्फ इतना ही है तो कितनी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करता है? सबसे पहली बात लिखना चाहिए, इंडक्टर स्टोर्स एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक टाइप। ये मैग्नेटिक एनर्जी चीज क्या है? क्यों कह रहे हैं मैग्नेटिक एनर्जी? इसलिए कह रहे हैं कि मैग्नेटिक एनर्जी तब मैग्नेटिक है जब वो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर हो, यानी जहां जहां मैग्नेटिक फील्ड है वहां वहां एनर्जी है, और मैग्नेटिक फील्ड की शक्ल लेकर जो एनर्जी है वो मैग्नेटिक एनर्जी। किससे सिमिलर है ये? सेम एज कैपेसिटर स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है कैपेसिटर, वैसे ही मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करता है बेटा इंडक्टर। क्या बात है? पावर की चर्चा तो हमने कहा पावर क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है ईएमएफ इनटू करंट। बात तो बन गई। इसमें क्या ईएमएफ इंड्यूस होगा बताओ जरा। तो हम सोचते हैं ईएमएफ की वैल्यू होती है एल डी आई बाय dt। मैं नेगेटिव पॉजिटिव साइन को इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि आपको पता है कि नेगेटिव पॉजिटिव साइन सिर्फ ये बताएगा कि करंट कौन सी दिशा में बहने वाला है, यानी ये जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है करंट के चेंज होने से, वो करंट को सपोर्ट करेगा या अपोज करेगा। घटते हुए करंट को सपोज किया जाएगा, सपोर्ट किया जाएगा, और बढ़ते हुए करंट को अपोज किया जाएगा। ये सब बातें पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। तो ये वो ईएमएफ है, बैक ईएमएफ है, इसी का दूसरा नाम होता है, और आप ऐसे ईएमएफ को नाम दिया करते हैं बेटा बैक ईएमएफ। क्या नाम देते हैं? बैक ईएमएफ। देखिए बच्चा, इस ई की जगह पे ये ले आए, आप लिखेंगे एल डी आई बाय डी टी टाइम्स आई। ये हो गया, ये अपनी पावर है। तो इसको डीपी भी लिख सकते हैं क्योंकि इंस्टेंटेनियस पावर लिखी जा रही है, डी आई टाइप्स समथिंग। तो ये रहा डीपी इक्वल टू एल आई डी आई बाय डी टी। एक काम करो, dt को ऊपर भेज दो तो क्या बनेगा? ये छोटी सी पावर है, इंस्टेंटेनियस है, इसे पावर लिखा रहने दो, पावर लिखा रहने दो, पावर लिखा रहने दो। वैसे लिखो p टाइम्स dt, dt को ऊपर भेज दिए। क्या बन गया यहां से? एल आई डी आई बन गया ये। अब साहब अगर कोई बच्चा ये चीखने लग जाए कि सर मुझे तो इंटीग्रेशन से बड़ा लगाव है, बड़ा लगाव है, तो तुम ये जानते हो अच्छी तरह कि पावर और dt का जो इंटीग्रेशन है, पावर इनटू टाइम, वो तो एनर्जी होती है, और उसका इंटीग्रेशन का मतलब हुआ कि टोटल एनर्जी। तो मैं इसको लिखता हूं टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी के लिए सिंबल यूज होगा U। तो P dt का मतलब इंस्टेंटेनियस पावर, छोटे से dt टाइम के अंदर कितनी पावर कंज्यूम हुई या स्टोर हुई, उसका इंटीग्रेशन टोटल एनर्जी।
L बाहर आया, इंटीग्रेशन ऑफ बच्चा I dy लिखा गया। ठीक है, I dy का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या बनेगा, जैसे x dx का इंटीग्रेशन करते हो तो x स्क्वायर बाई 2 बनता है, वैसे I dy का इंटीग्रेशन करोगे तो I स्क्वायर बाई 2 बनेगा और एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा हाफ L I स्क्वायर। सुपरबली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये एग्जाम में आएगा। मुझे नहीं पता कि आपके पेपर में ये एग्जैक्ट छपा होगा कि नहीं, लेकिन मानकर चलिए कि पूरे चांसेस हैं कि ये सवाल जैसा पढ़ाया है एग्जैक्टली वैसा ही आ जाए। ध्यान दीजिए कहां से इसको स्टार्ट करना है, क्योंकि एक एक कैलकुलेशन आपको याद नहीं करनी, क्रिस्पी बातें याद रखनी। कहां से स्टार्ट करना है, पावर के आपके पास 3 फॉर्मूलाज हुआ करते थे। पावर के आपके पास 3 फॉर्मूलाज थे, एक था I स्क्वायर R, एक था V स्क्वायर अपॉन R। ये फॉर्मूलाज मेरे लिए काम के इसलिए नहीं है क्योंकि हम बात इंडक्टर की कर रहे हैं और ये फॉर्मूला रेजिस्टर में इस्तेमाल हो रहा है, और हमारे पास रेजिस्टेंस तो है नहीं, हमारे पास तो इंडक्टर है, तो वी इग्नोर दिस। तो जो पावर का फॉर्मूला एक बचता है दैट इज V इंटू आई, ये वो फॉर्मूला है जो कि सब में काम करेगा, इंडक्टर में, कैपेसिटर में, रेजिस्टर में, हर जगह। कारण वोल्टेज सब में है और करंट सब में है, रेजिस्टेंस सब में नहीं। इसलिए जो यूनिवर्सल फॉर्मूला है P इक्वल टू VI, ये VI वाला फॉर्मूला हमने लगाया और फिर IE की जगह हम लोगों ने बैक ईएमएफ डाल दिया जो कि इंडक्टर इंड्यूस कर रहा है, उसकी वैल्यू में से dt को ऊपर भेज के P dt का इंटीग्रेशन करेंगे, बस एनर्जी आ जाएगी। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। कैपेसिटर के जैसे ही आप इसको कंपेयर करें बच्चा कैपेसिटर से तो आपको अच्छी फीलिंग आएगी। कैपेसिटर के अंदर की एनर्जी होती है हाफ CV स्क्वायर। ठीक, इसका दूसरा फॉर्मूला देखिए कैपेसिटर की एनर्जी का, Q स्क्वायर बाई 2C। ठीक, देखना जहां मेरे पास इंडक्टर के अंदर करंट है वहीं मेरे कैपेसिटर के अंदर चार्ज है, जहां मेरे कैपेसिटर के अंदर C है वहां मेरे इंडक्टर के अंदर 1/L है। तो आप देखिए मैच कर जाएगी चीजें। एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला आ रहा है, करंट बन गया है चार्ज और इंडक्टेंस बन गई है 1/ कैपेसिटेंस, या कैपेसिटेंस बन गई 1/ इंडक्टेंस। इस तरह से आप इनका मैचिंग भी देख सकते हैं, वैसा ही कुछ सीन है। एनर्जी स्टोर करने का तरीका भी एक ही। चलो बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी की। चर्चा एनर्जी डेंसिटी की, इसको U बार से डिनोट करते हैं, टोटल एनर्जी अपॉन टोटल वॉल्यूम इन विच द एनर्जी इज स्टोर्ड, दिस इज कॉल्ड एज एनर्जी डेंसिटी। क्लियर है मेरी बात? कैसे निकाली जाती है एनर्जी डेंसिटी समझना। हमने कैपेसिटर का केस शायद किया हुआ है। वी हैव गॉट अ कैपेसिटर लाइक दिस, ये कैपेसिटर के अंदर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी ऐसे, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती थी। कैपेसिटर की जो स्टोर्ड एनर्जी वो होती थी हाफ CV स्क्वायर या फिर Q स्क्वायर अपॉन 2C, ये फॉर्मूला होता था। आप इसमें क्या करें, हाफ को हाफ रहने दें, Q को लिखें सिग्मा इंटू A, तो स्क्वायर स्क्वायर लगा दें, और C की जगह लिखें एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, तो D ऊपर चला जाएगा। आप इस A से A को काट दें, हमारे पास फॉर्मूला बचता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू A इंटू D। ये A इंटू D कैपेसिटर का वॉल्यूम बन जाता है, तो वॉल्यूम को उठाकर नीचे भेज दीजिए, तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम आपके पास बचा, ये तो एनर्जी डेंसिटी बन गई। जो हमारे पास बचा वो क्या बचा बेटा, हाफ सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक काम करो, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट का मल्टीप्लाई डिवाइड लगा लो, तो आपके पास जो बेटा एनर्जी डेंसिटी बची वो बची हाफ एप्सिलॉन नॉट, इसको अलग कर रहा हूं, और सामने लिखा हुआ है सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। अरे ये जो एंटिटी है वो क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और इसका स्क्वायर जो होगा ये भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर ही होगा, तो हमारे पास आंसर आता है हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। ये है बेटा हमारे लिए एनर्जी डेंसिटी, ये है इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी। और यही सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो सोर्स से हम दे रहे हैं किसी इंडक्टर को, अगर वो इंडक्टर में एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में स्टोर हो गई तो दिस एनर्जी डेंसिटी विल कन्वर्ट इनटू मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। तो वो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी वो आपको बताता हूं।
कुछ खास नहीं, एक फॉर्मूला याद रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पढ़ेंगे आगे। पहली चीज, स्पीड ऑफ लाइट जो है ना, 1/√/μ0 ε0 होती है ये। दूसरा एक फॉर्मूला कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू सी होता है। ये दो फॉर्मूलाज आपके जहन में होने चाहिए। वेलोसिटी सिलेक्टर वाले केस में हम लोग ये कर भी चुके, लेकिन फिर भी ये दिमाग में होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह B इंटू सी लिखा जा सकता है। तो फ्रॉम द सेम इक्वेशन एनर्जी डेंसिटी इज हाफ। मैं एप्सिलॉन नॉट को भी छेड़ नहीं रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड पे बातें करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट B इंटू सी, तो लिखा गया B² इंटू C²। लुक एट दिस, एप्सिलॉन नॉट सेम, B² वैसा ही, C² C की जगह 1/ε0 का रूट है, तो जब वो स्क्वायर होगा तो वो रूट भी हट जाएगा, ε0 से ε0 कट हो जाएगा। हमारे पास हाफ B² upon μ0 is the energy density, and this is the amount of energy density in magnetic form। ये मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है, ये उसका डेरिवेशन। इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी से हम लोग कहां पहुंच गए, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। और क्योंकि इसी इक्वेशन के साथ खेल रहे हैं, कुछ नया ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपको ये पता चलता है कि whatever be the magnetic energy density, the same is electrical energy density, दोनों बराबर भी होती है। आप देखें कि हाफ तो हाफ ही रहा दोनों फॉर्मूलाज में, E की जगह B आ गया और एप्सिलॉन नॉट की जगह आ गया 1/μ0, और यही तो हो रहा था। कूलम्स लॉ में μ0 1/4πε0 किया करते थे, और बायोट-सावर्ट लॉ में μ0/4π किया करते हैं। तो μ0 अगर ऊपर है तो एप्सिलॉन नॉट नीचे, एप्सिलॉन नॉट अगर ऊपर है तो μ0 नीचे। इस तरह से सब्स्टिट्यूशन होता है दोनों का। फिलहाल ये एनर्जी डेंसिटी, और एनर्जी डेंसिटी की यूनिट क्या बनेगी, जूल अपॉन मीटर क्यूब की। एनर्जी अपॉन वॉल्यूम ही है वो, इसलिए। अब चर्चा आती है म्यूचुअल इंडक्टेंस की। अभी तक इंडक्टेंस हम लोगों ने जो पढ़ा था वो म्यूचुअल नहीं था, वो सेल्फ इंडक्टेंस था, अपने ही कॉइल की वजह से अपने में ही। अब पढ़ रहे हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो दिमाग में क्या सेटलमेंट रखना है वो मैं आपको बताता हूं। म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब ये है कि आपके पास कोई एक कॉइल है और आपके पास कोई दूसरा कॉइल है। इस कॉइल में आप कुछ करंट पास कर रहे हैं जो कि फंक्शन ऑफ टाइम है, बदल रहा है। जिसमें आप करंट पास कर रहे हैं इसको इनपुट कॉइल बोला जाता है, या इसे प्राइमरी कॉइल बोला जाता है। ये जो है इसे, इसमें कोई सोर्स नहीं लगाया है, इसे सेकेंडरी नाम दोगे या इसे आउटपुट कॉइल नाम दोगे। ठीक, अब देखना बच्चों, जब इसमें करंट बहेगा तो इससे फ्लक्स निकलेगा, और जो इसका फ्लक्स होगा वो दुनिया में फैलेगा, तो लॉजिकली हमारी कॉइल में से गुजरेगा। तो आपको पता चल रहा है कि पहले वाले का फ्लक्स दूसरे वाले से गुजर रहा है। ठीक है, पास होने तो हमें क्या तकलीफ है, किसी से क्या ही बैर रखना, ना रखो, कोई बुराई नहीं है। But if the current in the primary coil is a function of time, then the current will change with time. If current will change with time, then the magnetic field produced by the primary coil will change with time. And if the primary coil's magnetic field is getting changed, then definitely the flux linked with the secondary coil will change with time. अगर फर्स्ट कॉइल प्राइमरी कॉइल ने मैग्नेटिक फील्ड बदली करंट बदलने की वजह से, तो जितना फ्लक्स मेरे सेकेंडरी कॉइल से गुजर रहा था उस फ्लक्स में भी परिवर्तन आएगा। और अगर किसी कॉइल के फ्लक्स में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन आता है, कोई चेंज आता है, तो ये फिक्स हो जाता है कि उस कॉइल में फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो भाई साहब ईएमएफ इंड्यूस करने जा रहे हैं, तो एक कॉइल की वजह से, उसमें करंट चेंज होने की वजह से, उसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से, किसी दूसरे कॉइल जो कि उसके नेबरहुड में रखा हो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो जाना, यह फिनोमेना कहलाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस इज द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू वन कॉइल टू अदर कॉइल प्लेस्ड इन द नेबरहुड ऑफ ईच अदर।
एक दूसरे के नेबरहुड में पड़े हैं, एक में चेंज हुआ करंट तो उसकी चेंज हुई मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड सेकंड वाले के कॉइल से भी चेंज हुई तो फ्लक्स बदला सेकंड वाले से जिसमें कोई सोर्स नहीं जुड़ा था, और उसमें दूसरे की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ उसे बोला गया म्यूचुअल इंडक्टेंस। चित्र दिखाता हूं आपको अच्छा लगेगा। देखिए ये प्राइमरी है ना, प्लस माइनस ऐसा कुछ बना दिया है, इससे आप कंफ्यूज ना हो। दिस इज नथिंग बट अ एसी सोर्स। एसी सोर्स का प्लस माइनस जल्दी मार्क किया नहीं जाता है, चित्र में है तो होने दो, क्या फर्क पड़ता है। बेसिकली कभी यहाँ पे माइनस और कभी यहाँ पे प्लस भी हो जाएगा, तो लगातार अपनी डायरेक्शन को बदलेगा। आप पाएंगे कि प्राइमरी कॉइल से कुछ ना कुछ फ्लक्स निकल रहा है। इन्होंने कुछ फ्लक्स ऐसे दिखाया है, कुछ दूर जा रहा है, कुछ और दूर जा रहा है, कुछ इधर जा रहा है, और कुछ घूम के सेकेंडरी में भी पास हो रहा है। तो आप देखेंगे कि सेकेंडरी वाले से बहुत सारा फ्लक्स गुजर रहा है, लेकिन जैसे जैसे प्राइमरी में करंट बदलेगा तो प्राइमरी का अमाउंट ऑफ फील्ड भी तो बदलेगा। तो अगली बार में थोड़ी देर बाद ये भी लाइन जाने लगेगी, थोड़ी देर बाद ये भी लाइन जाने लगेगी, फिर जब करंट कम होगा तो ये लाइन गायब हो जाएंगी। तो कुल मिला के सेकेंडरी कॉइल में से बहुत सारा फ्लक्स गुजर रहा है प्राइमरी की वजह से, और हम पाएंगे कि इसमें फ्लक्स जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम हो गया, और ये फ्लक्स बदलने लगा। फ्लक्स बदलने लगा तो आपको पता चला जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ बच्चे, वो d∅dt इंड्यूस हुआ मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स, ये ईएमएफ आया। अब इस ईएमएफ को कैसे चेक किया जाए, तो इस कॉइल को लगा दिया किसी लोड से। लोड का मतलब बेसिकली रेजिस्टेंस है, तो हमने कोई ना कोई एक रेजिस्टेंस अप्लाई कर दिया। जब रेजिस्टेंस अप्लाई करोगे तो कितना करंट बहेगा इसमें सेकेंडरी में, सेकेंडरी में करंट बहेगा E/R। और जैसे ये करंट बहा, हमने एक अमीटर से या फिर एक वोल्टमीटर से, अमीटर से करंट चेक कर लिया, वोल्टमीटर से वोल्टेज चेक कर लिया, और हमें पता चल गया कि प्राइमरी की वजह से सेकेंडरी में ईएमएफ आता है। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोई कोफिशिएंट भी होता है, वो बताता हूं कि क्या होता है। देखिए बहुत सिंपल चीजें हैं, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए एक कॉइल है जिसे हम प्राइमरी कह रहे हैं, एक कॉइल है जिसे हम सेकेंडरी कह रहे हैं। पूरी संभावना है कि प्राइमरी में कॉइल ज्यादा हो, पूरी संभावना है कि सेकेंडरी में कॉइल ज्यादा हो, सब कुछ हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें कोई ना कोई करंट है जो कि फंक्शन है का, वो रिपीटेडली चेंज हो सकता है, मतलब ऑसिलेटरी फंक्शन हो सकता है साइन और कॉस का, वो हो सकता है कि लीनियर फंक्शन हो सकता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, लेकिन ऑसिलेटरी फंक्शंस आर वेरी सुटेबल। कितनी वैल्यू बढ़ाओगे तो रेगुलर चेंज के लिए ऑसिलेटरी फंक्शंस दिमाग में लाए जाते हैं। मैं आपको इससे फ्लक्स निकाल के दिखाता हूं। You have got this much of flux passing through the second coil, इस तरह से, और ऐसे ऐसे फ्लक्स आ रहा है। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऐसे डिफाइन किया जाता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकंड कॉइल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉइल। दिस इज द फर्स्ट कॉइल, दिस इज द सेकंड कॉइल। फर्स्ट है प्राइमरी, सेकंड है सेकेंडरी। फर्स्ट वो है जिसमें सोर्स लगा है, सेकेंडरी वो है जिसमें कि ईएमएफ इंड्यूस करना है, उसमें लोड लगाएंगे। can be defined as secondary coil के टर्म्स, और उतना फ्लक्स सेकेंडरी में जो कि प्राइमरी की वजह से। समझ पा रहे हो, 2 का म्यूचुअल इंडक्टेंस 1 की वजह से। किस पर डिपेंड करेगा, अबे कितना फ्लक्स जा रहा है उस पर डिपेंड करेगा। फ्लक्स कैसे निकालेंगे, तो हम कहेंगे कितना फ्लक्स प्राइमरी की वजह से 1 की वजह से 2 में है, तो फ्लक्स थ्रू द सेकेंडरी कॉइल बाय प्राइमरी कॉइल। ये लिखने का तरीका है। किसके करंट पे डिपेंड करेगा, प्राइमरी के करंट पे डिपेंड करेगा। सेकेंडरी में तो कोई करंट ही नहीं है, प्राइमरी का करंट नहीं, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट की है। इस तरह से ये लिखा जाएगा। तो आपके सामने जो ये फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया मेरे बच्चे म्यूचुअल इंडक्टेंस का। M21 into I1 इक्वल टू N2 into 521। अगर आपके पास सोलेनोइड है तो आप इसमें सोलेनोइड लगा दें, फ्लक्स के लिए सोलेनोइड का फॉर्मूला लगा दें, और अगर आपके पास सर्कुलर रिंग है तो आप सर्कुलर रिंग का फॉर्मूला लगा लें। अगर आपके पास कुछ और है तो कुछ जो भी आपके पास अवेलेबल है, आप यहां पर उनके फॉर्मूलाज अप्लाई करते जाइए, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालते जाइए। उल्टा कर लें सर, उल्टा कर लें, बिल्कुल एग्जैक्ट उल्टा। क्या एग्जैक्ट उल्टा है बताता हूं। मैं कह रहा हूं कि इसमें करंट नहीं,
करंट साहब इसमें फंक्शन ऑफ टाइम, मैंने कॉइल के अरेंजमेंट को नहीं बदला है, मैंने सोर्स बदल दिया है। अब क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा, लिखा जाएगा M12। फर्स्ट वाले में सेकंड वाले की वजह से क्या म्यूचुअल इंडक्टेंस आ रहा है, ये बात फर्स्ट वाले का टर्म मतलब इसका टर्म जिसमें इंडक्टेंस हो रहा है, फर्स्ट वाले की वजह से प्लस सेकंड वाले की वजह से डिवाइडेड बाय सेकंड वाले का करंट, आया म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस को लिखने का तरीका है। सोलेनॉइड का फॉर्मूला लगाओगे सोलेनॉइड का आंसर आएगा, कॉइल का फॉर्मूला लगाओगे कॉइल का आंसर आएगा, जिसका फॉर्मूला लगाओगे उसका आंसर आएगा, डरने की कोई बात नहीं। अच्छा साहब, दोनों तो आ गए, दुनिया खुश भी है। अब एक मैं आपको बहुत खास बात बता रहा हूं, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। जब आप एक्सपेरिमेंट्स करोगे तो ये पाओगे फर्स्ट वाले का सेकंड वाले की वजह से म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेकंड वाले का फर्स्ट वाले की वजह से म्यूचुअल इंडक्टेंस आपस में बराबर होता है, M21 M12 बराबर होता है। इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं, इसको रीड करने की जरूरत नहीं, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए कि चाहे ये केस लो चाहे ये केस लो, इंडक्टेंस की वैल्यू सेम रहेगी प्राइमरी से सेकेंडरी के लिए और सेकेंडरी से प्राइमरी के लिए। परंतु ये हुआ क्यों, इसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक बड़ा आसान है। हमने पढ़ा था इंडक्टेंस की वैल्यू जो है वो करंट वरेंट पर डिपेंड नहीं करती, वो डिपेंड करती है अरेंजमेंट पर, कितने टर्न्स है, कैसा शेप है, कैसा साइज है, कितना दूर पर रखे हैं। If the arrangement is fixed, इसलिए मैंने कॉपी किया था कि अरेंजमेंट में कोई अंतर आपको दिखाई ना दे। अगर आपका अरेंजमेंट फिक्स है दोनों, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि अरेंजमेंट इज सेम, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज सेम, चाहे प्राइमरी में करंट बहाओ चाहे सेकेंडरी में बहाओ, चाहे फर्स्ट वाले को प्राइमरी बनाओ चाहे सेकंड वाले को प्राइमरी बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपको याद रखना, नथिंग स्पेशल। एडी करंट क्या होता है, ये भी एक अच्छा टॉपिक है। एडी करंट कुछ घटिया से करंट्स हैं, बताता हूं। कुछ कॉइल वॉइल हुआ करते थे एक जमाने में, ये कुछ ये कॉइल है, कॉइल क्या है, शीट है। मैं इसमें कलर भर देता हूं। ये शीट है भैया, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये है तुम्हारी शीट। अब यार अगर इसको कहीं भी मैग्नेटिक फ्लक्स वगैरह इस शीट के थ्रू चेंज कराएंगे तो क्या कोई करंट आएगा, ये थॉट है थोड़ा सा। कॉइल में था, फ्लक्स चेंज हुआ तो करंट आया, कॉइल में भागने का रास्ता है। लेकिन तो शीट है, इसमें तो कोई कॉइल बनी नहीं हुई है, तो अगर मैं यहां से फ्लक्स चेंज कराऊं तो क्या इसमें कोई करंट जनरेट होगा? बहुत सारे साइंटिस्ट का एक जमाने में मानना था कि हाँ करंट जनरेट होगा और सरफेस पर करंट जनरेट होगा। पतली सी शीट है, भागने के लिए कोई रास्ता तो है नहीं, कॉइल बनी नहीं है, तो सर्कुलर टाइप की या किसी भी तरह की क्लोज लूप में वो इसी कॉइल में दौड़ेंगे। ठीक, सब दौड़े, मजा आया। कुछ साइंटिस्ट का मानना था कि जब कॉइल ही नहीं है तो काहे का करंट, छोड़ दो इसे, कुछ नहीं होगा यहाँ पे। तो अब जरूरत थी दो थॉट्स को में से किसी एक को जिताने की, मतलब ये पता करने की कौन झूठ बोल रहा है या किसके थॉट गलत है। जब भी कभी थ्योरी में कॉन्फ्लिक्ट आता है तो रियल आंसर एक्सपेरिमेंट करता है। जैसे ही एक्सपेरिमेंट होगा, एक्सपेरिमेंट आपको तुरंत बता देगा कि ये रिजल्ट मिल रहा है और ये नहीं मिल रहा है, तो थ्योरी का आप 2 मिनट में डिस्कार्ड कर देंगे। इसके लिए इसके बगल में एक मैग्नेट रखा गया नॉर्थ पोल और यहाँ पर रखा गया साउथ पोल। तो ये करते ही आपको दिखाई देगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, हालांकि मैं इतनी स्ट्रेट बना देता हूँ, इतना कांस्टेंट भी फील्ड होती नहीं है, लेकिन स्ट्रेट कोई बुराई नहीं उसमें, और इससे कराया गया ऑसिलेट। ये जो अपना कॉइल है या शीट है, ये ऑसिलेट कर रही है, तो इस तरह से ऑसिलेट कर रही है और धीमे 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 इसे डैम्प होना है, इसे डैम्प होना है। बिना मैग्नेट्स के ये करोगे इसके साथ तो पाओगे कि 15 सेकंड में डैम्प होती है। मैग्नेट के साथ इसे करोगे तो पाओगे 3 सेकंड में डैम्प होती है। इतना कम? हाँ। डैम्पिंग ऑफ ऑसिलेशन मैग्नेट्स के साथ बहुत तेज होता है अगर वो मेटालिक शीट्स। एक क्रिस्टल क्लियर डिस्टिंक्ट फिनोमेना है कि कॉइल के आने के बाद डैम्पिंग बहुत ज्यादा होने लगी। क्यों होने लगी? ये क्यों होने का जो कारण है इसको एक्सप्लेन कैसे किया गया वो बताते हैं।
उन्होंने कहा कि सुनो भाई, समझना हो ये रहा है इस पूरे मैकेनिज्म में कि जब ये ऑसिलेट कर रहा है तो जो यहां पर फ्लक्स था इस कॉइल के थ्रू वो फ्लक्स बदल रहा है, क्योंकि कॉइल तो इधर उधर जा रही है, और अगर फ्लक्स बदल रहा है तो यहां से ईएमएफ इंड्यूस होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स छोटे छोटे मिनिएचर लूप्स में घूमने लग जाएंगे। और ये जो मेरे बच्चों मिनिएचर लूप्स हैं, ये मिनिएचर लूप्स में करंट बहने लग जाएगा। उसका कारण है कि जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो इलेक्ट्रॉन को घूमने से करंट आएगा, और करंट से अरे मैग्नेटिक फील्ड आएगी। ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सरफेस पर घूमेंगे। हाँ, साइंटिस्ट लोगों का एक्सप्लेनेशन है कि ये जो सरफेस पर सर्कुलर कॉइल में करंट घूमने लगा, इलेक्ट्रॉन घूमने लगे, इसको बोला गया एडी करंट। ठीक, ये एडी करंट अच्छा लगा। इससे हो क्या रहा है? अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो फैराडे लॉ को फॉलो करना चाहिए, कर रहा है यार, फ्लक्स चेंज हुआ करंट आया, फ्लक्स नहीं चेंज हुआ करंट नहीं आएगा। बात तो सही है। एक और बात खास कि ये तो लेंज लॉ को फॉलो करना चाहिए, करंट प्रोड्यूसेस इन सच अ वे दैट इट अपोजेस द कॉज व्हिच हैज जनरेटेड इट। करंट ऐसे प्रोड्यूस होगा कि जिस कॉज ने उसको जनरेट किया उसे अपोज करेगा। तो सोचो, अगर ये ना हिलता तो क्या फ्लक्स चेंज होता? नहीं होता। तो फ्लक्स के चेंज को रोकने के लिए क्या जरूरी है कि इसके हिलने को रोका जाए? जी हां, फ्लक्स के चेंज को रोकने के लिए जरूरी है कि इसका ऑसिलेशन रोका जाए। जब ये हिला, फ्लक्स चेंज हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हुआ, करंट आया, तो करंट ऐसे फ्लो हुआ कि इसके हिलने को रोका जाए, डैंपिंग को अपोज करेगा। जो डैंपिंग 15 सेकंड में हो रही थी वो डैंपिंग 3 सेकंड में होने लगी। और ये एक्सप्लेनेशन ये समझाता है कि हां, सच में एडी करंट एग्जिस्ट करता है और एडी करंट सच में होता है। ये था एडी करंट। किसी सरफेस पे, शीट की सरफेस पर फ्लक्स के चेंज होने की वजह से मिनिएचर लूप्स बन जाते हैं, इलेक्ट्रॉन अपने सर्कुलर पाथ में घूमने लग जाते हैं। जितने बड़े लूप्स बनेंगे उतना ज्यादा एडी करंट आएगा, उतनी ज्यादा डैंपिंग होने लग जाएगी। इसको एक्सप्लेन करने का काम ये डैंपिंग एक्सपेरिमेंट करता है। इसके यूजेस आप ढूंढिए, वरना अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे। फिलहाल आज इसको यहाँ पर रोकते हैं, इसके आगे मैं आपको कराने नहीं वाला हूँ। एडी करंट्स के बाद कहानी खत्म हो जाती है। आई विल नॉट डू एनी फर्दर। तो चलो, आज का लेक्चर बहुत अच्छा था और काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो रियलिटी में बहुत ज्यादा काम आने वाली। तो कुछ चीजें मैं छोड़ रहा हूँ, अगले लेक्चर में एसी करंट में उन्हें करेंगे, हम एसी स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो फिलहाल देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे साल में फॉलो करिए, बोर्ड में सिर्फ वही आएगा जो इस बोर्ड पे पढ़ाया जाएगा। जो इस बोर्ड पे पढ़ाया जाएगा आपके बोर्ड के पेपर में आएगा। आरटी एकेडमी पर पढ़ा रहा हूँ आपको, नाम मेरा इंद्रजीत सिंह है। मिलेंगे अगले लेक्चर में, शुरुआत करेंगे एसी करंट की, अल्टरनेटिंग करंट जो अपनी डायरेक्शन को बदलेगा। थैंक यू।